चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट क्या है, मैंने इसके पीछे जो वीडियो डिस्कस किया उसके आगे चल रहे हैं, ठीक है ना, कोई नया टॉपिक नहीं है। विश्व के 10 व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची, ये क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसमें क्या करना है, बस ये याद रखिएगा कि कौन कौन से अड्डे हैं जो कि व्यस्तम हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है। पॉइंट क्या है कि 15 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ACI वर्ल्ड, ये अगर आपको ध्यान रखना तो ये ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी NHI आ जाएगा या कभी कभी जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ और आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, ध्यान रखिएगा सब। तो ऐसा ये जो है टफ करने के लिए बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ACI वर्ल्ड द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची में नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको पता भी होगा, फेमस भी है, ठीक है। तो ये पता भी होगा, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिए क्योंकि कभी कभी डाउट आ जाता है कि कहीं ये जो है कहीं और तो नहीं है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, को वर्ष 2023 के लिए 10वीं रैंकिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है, 10वीं रैंकिंग में दी गई, ठीक है। 2022 में इसकी रैंकिंग 9वीं थी, मतलब 9वीं से एक जो है पीछे चला गया है मतलब गड़बड़ी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट ये ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको जो है 10वीं रैंक दी गई है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं, 2022 का भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा भाई। कमीशन के हिसाब से थोड़े हमको कमीशन के हिसाब से पढ़ना है, अपने सर नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना पड़ेगा पूरा। उसके बाद क्या पॉइंट है, इस सूची में अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर है। ये पता होना चाहिए है कहाँ पर, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा कहाँ पर, ये अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी डाउट में आ जाएगा कि अमेरिका ना सोच करके आपको कहीं के रूस दे देगा ऑप्शन में, या कभी कभी जो है ऑस्ट्रेलिया साइड दे देगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हर्ट्सफील्ड जैक्सन आप ये भूल सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। क्या कहा, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, शीर्ष स्थान पर है। जबकि दुबई और डलास हवाई अड्डे, दुबई एक है, एक दुबई का है, एक डलास है ना, हवाई अड्डे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर। देखो ये तो पता चला, चलो ठीक बात है भाई, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा है, लेकिन यहाँ पर भी आप डाउट में आ सकते हैं, दुबई हो सकता है, आपको लगेगा छोटा मोटा चीज़ तो नहीं होगा, है ना, लेकिन ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है। तो दुबई और डलास भी जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके आगे क्या पॉइंट है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार विश्व में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से 5 अमेरिका में हैं। देख लीजिए, जब अगर आप ट्रांसपोर्ट पढ़े होंगे NCERT में, तो वहाँ पे जो सड़कों के बारे में, तो वहाँ पर भी आपको अमेरिका की जो है महत्व दिखेगा, ठीक है ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो। इससे जो अगर तुक्का भी मार रहे हैं तो ऐसे तुक्का मारिएगा, मतलब कि लॉजिकल हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी तुक्का मार दे रहे हैं, है ना। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार विश्व में शीर्ष 10 सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में से 5 अमेरिका में है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 5 बड़ी बात है भाई कि 10 टॉप 10 में से जो है 5 अमेरिका के ही है ना। कभी कभी लगेगा नहीं चीन हो सकता है, ऑप्शन में अगर आ जाएगा चीन तो आपको लगेगा कि अब क्या पता चीन है ना। कुछ गेस ऑप्शन जो होते हैं ना, वो आपको अपने आप से गेस कर लेना चाहिए, जो एग्जाम के लायक होगी। हाँ, जैसे अगर चीन आ गया तो आपको तुरंत लगेगा क्या पता चीन हो जाए, लेकिन जो NCERT पढ़ा होगा वो चीन ऑप्शन रहते हुए भी अमेरिका पे तुक्का, अगर नहीं पता है तुक्का मारेगा तो अमेरिका तुक्का मारेगा, है ना। वो ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम तुक्का मार देगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका है उसमें जो है ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, या मतलब देखेंगे आप जो सड़क वगैरह एयरपोर्ट वगैरह सब जो, तो उसमें है, ठीक है ना। तो इससे आप जो है एक सही गेस पे पहुंचते हैं। खैर, शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में सबसे ऊंची छलांग टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट ने लगाई है। अब ये हानेडा कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, हालांकि नाम से आप गेस कर सकते हैं कि हानेडा जो है टोक्यो में है, ठीक है ना, लगाई, जो 2022 के 16वें स्थान से 2023 में 5वें स्थान, मतलब सोचिए कितना इंप्रूवमेंट किया होगा इन्होंने। अब ये ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि बस वैसे देख रहे थे चल रहा है तो चलने से थोड़े हो जाएगा, वो अपना सुधार हो जाएगा। उसके लिए कई चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, सरकार के भी कुछ इनिशिएटिव रहे होंगे, कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर के भी रहे होंगे, कुछ जो है पब्लिक के भी रहे, मतलब तब सबके योगदान रहते हैं, तब जाकर के जो टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हानेडा एयरपोर्ट ध्यान रखिएगा, है ना। हानेडा एयरपोर्ट कहाँ पर है, टोक्यो में है, जो कि 2022 के 16वें स्थान से कहाँ पहुँच गया है, 5वें। ये पॉइंट
थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए। उसके बाद क्या पॉइंट है ये देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राधिकरणों का संगठन है, एयरपोर्ट प्राधिकरणों का संगठन जिसका उद्देश्य हवाई अड्डा मानकों के लिए उद्योग प्रथाओं को एकजुट करना है। ठीक है, देखिए ये लाइन अगर आप जो है अगर मेंस लिखते हैं, मेंस के लिए ये लाइन आप यूज कर सकते हैं कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राधिकरणों का संगठन है। कहीं पर अगर जरूरत पड़े तो ये ध्यान रखिए, एयरपोर्ट प्राधिकरणों संगठन जिसका उद्देश्य क्या है, हवाई अड्डा मानकों के लिए उद्योग प्रथाओं को एकजुट करना। कभी कभी ये जो उद्देश्य जो स्टेटमेंट टाइप का आते हैं क्वेश्चन प्रीलिम्स में, तो स्टेटमेंट टाइप्स में भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या पता अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दे तो आप क्या सोचें। जैसे अभी से एशियाई वर्ल्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, कनाडा के मॉन्ट्रियल। अब ये बात पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल कनाडा में है। जिसने सुना होगा मॉन्ट्रियल, मान लीजिए मॉन्ट्रियल दे दिया, कनाडा दे दिया, मैचिंग कनाडा दे दिया, एक साइड जो है कनाडा दे दिया, एक साइड मॉन्ट्रियल दे दिया, बाकी 2-3 और ऑप्शन दे दिए, तो आपको एक भी पता रहेगा काम बन जाएगा। तो ध्यान रखिए मॉन्ट्रियल कहाँ पर, कनाडा में है। एशियाई वर्ल्ड का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। ठीक है ना, देखिए ये मत समझिए डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा। ये हो सकता है जैसे मैंने बताया आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल ऐसे दे देगा, या मतलब इससे रिलेटेड कुछ और दे देगा। हालांकि ये काम तो यूपीएससी करता है, लेकिन कभी कभी यूपीपीसीएस भी ये मतलब यूपीपीएससी जो है कर देता है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये देखिए आपका रैंकिंग है ना, ये रैंकिंग है। रैंकिंग कौन है सबसे पहले, अभी से अटलांटा, पहले ध्यान रखिए अटलांटा, दुबई, डलास, 4th वर्ल्ड अमेरिका। ठीक है, उसके बाद लंदन कहाँ पर है, लंदन हिथ्रो यूके, टोक्यो हानेडा भी चर्चा हुआ था, डेनेवर देखिए अमेरिका में, इस्तांबुल कहाँ पर टर्की में है, लॉस एंजल्स कहाँ पर है अमेरिका में है, शिकागो कहाँ पर अमेरिका, देख रहे हैं ना, आईजी है ना, इंदिरा गांधी नई दिल्ली, ये 10वें रैंक मतलब एक है केवल, बाकी 5 कहाँ के हैं, 5 अमेरिका के हैं। इसलिए इसको जो बहुत ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं तो आदमी उस समय सोच नहीं पाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ को। उसके बाद क्या पॉइंट है कि एशियाई के अनुसार 2023 में दुनिया में 8.5 बिलियन है ना, मतलब 850 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो 2022 की तुलना में 27.2% की वृद्धि दर्शाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा वैसे ही आंकड़े ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें है ना। बाकी ये कुछ दिया गया है इनके बारे में, दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसके बारे में 2023 में 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला। पहले स्थान पर स्थित हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा से 10.46 करोड़ से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। वहीं दूसरे स्थान पर स्थित दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8.69। हालांकि आंकड़े कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सुने रहेंगे तो ना, जब कभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखेंगे तो आपको ये रिवीजन करने में आसान रहेगा है ना, क्योंकि चर्चा है ना, सुने रहेंगे, पता चला सुने भी नहीं है, एकदम सब नया नया लग रहा है ना, तो इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। देखिए वैश्विक हेपेटाइटिस ध्यान रखिएगा। वो वैसे भी हेपेटाइटिस कभी कभी स्लोगन पूछ लेता है, कभी कभी थीम पूछ लेता है, जो भी समझिए, फिर उसके बाद कभी कभी दिवस वगैरह पूछ लेता है, या कभी कभी जो है इसके बीमारी का ही बारे में पूछ लेता, मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो ये खास तौर से यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते है ना, कि नहीं जो है बस वैसे नॉर्मल चीज़। चलिए 9 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये याद रखिएगा WHO चर्चा हुई है, द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 कौन जारी कर रहा है, WHO जारी कर रहा है, वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की। ठीक है, भारत को रिपोर्ट में वायरल हेपेटाइटिस विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण का सामना करने वाले देशों में चिन्हित किया। याद रखिएगा भारत को, अगर भारत की बात है, पहले तो ये ध्यान रखिए WHO के बारे में, WHO ने इसको WHO जारी करता है, पहले चीज़ ये ध्यान रखिए। उसके बाद ये ध्यान रखिए कि ये जो रिपोर्ट है वायरल, भारत के बारे में अगर बात करें, भारत को रिपोर्ट में वायरल हेपेटाइटिस विशेष रूप से कौन कौन सा, हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण का सामना करने वाले देशों में चिन्हित, बी और सी ध्यान रखिएगा है ना। कभी आ जाएगा स्टेटमेंट में केवल बी हेपेटाइटिस, तो केवल आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बी और सी दोनों शामिल हैं है ना, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा वहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, पेपर में ऐसे बनता है क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, WHO की यह रिपोर्ट दुनिया भर के 187 देशों से बीमारी के बोझ और आवश्यक वायरल हेपेटाइटिस सेवाओं के कवरेज पर नवीनतम अनुमान प्रस्तुत करती है, वैसे ही ध्यान रखिएगा।
उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए, भारत में 2024 में वायरल हेपेटाइटिस के 3.5 लाख से अधिक मामले। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको मेंस से लिखना, मेंस में अगर यूज करना चाहेंगे तो ये आंकड़े जो है यूज कर सकते हैं कि भारत में 2022 में वायरल हेपेटाइटिस के 3.5 लाख से अधिक मामले थे, जो वैश्विक स्तर का 11.6% है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब 11 वैश्विक स्तर का, वो भी है ना। इस अवधि में वायरल हेपेटाइटिस से भारत में 1.23 लाख लोगों की मौत हुई। 1.23 लाख लोगों की मौत हुई, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, ये देखिए कि वैश्विक स्तर पर वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या। देखिए वैश्विक स्तर का बात हो रही है, वायरल हेपेटाइटिस होने वाले मौतों की अनुमानित संख्या 2019 में कितना था, 1.1 मिलियन से बढ़कर 2022 में कितना हो गया, 1.3 मिलियन हो गई, है ना। प्रतिदिन ये थोड़ा सा आप संवेदनशीलता के रूप से देख सकते हैं कि प्रतिदिन 3500 लोगों की मृत्यु वायरल एच संक्रमण से हो रही है। वायरल एच संक्रमण से किससे, 3500 लोगों को, सोच के देखिए कितना, मतलब बहुत डेंजरस चीज़ मान लीजिए इसको। तो आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कैसे, इस पर जो क्वेश्चन तो बनना स्वाभाविक होता ही है। बात अलग है कि किस रूप में बनाया जाए, प्रीलिम्स बनाया जाए, मेंस बनाया जाए, या इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं ये सब चीज़ों को, तो थोड़ा सा इसको लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए, हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे, भाई साहब देख रहे हैं आंकड़ा, देख रहे हैं क्या स्थिति है कि हेपेटाइटिस बी जो कि 2.9 करोड़ और सी जो कि 0.55 करोड़ के मामले में भारत चीन के बाद, मतलब चीन इसमें आगे है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा अगर चीन अगर विकसित है इसका मतलब ये बहुत आगे है, इसका मतलब जो है कि वो उसके यहाँ बीमारी नहीं हो सकती, ऐसा ये भ्रम मत पालिएगा दिमाग में, ठीक है। कभी कभी लगेगा अफ्रीका दे देगा तो आपको लगेगा हाँ अफ्रीका हो सकता है, चीन नहीं होगा, मतलब ऐसा कभी कन्फ्यूजन कर देगा, क्योंकि आदमी पेपर में ऐसे ही सोचता है। जब आपके मान लीजिए एक ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दे दिया चीन, फिर भारत, फिर अफ्रीका, तो आपको ये लगेगा यार अब चीन तो है नहीं, चीन को तुरंत काट देंगे। जैसे चीन काटेंगे तो आंसर एक ठो मिल जाएगा कोई न कोई, और जैसे एक आंसर मिल जाएगा तो आप तुरंत मार्क चल देंगे आगे उसको, वहीं गलती हो जाती है, क्योंकि हम सोच नहीं सकते ना, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और खास तौर से पेपर में नहीं वाला शब्द यूज़ किया था ना, इस पर बहुत सावधानी रखिएगा, बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश, चीन, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रूस और वियतनाम में सामूहिक रूप से हेपेटाइटिस बी और सी के लगभग 2/3 मामले पाए गए हैं। देख रहे हैं, लगभग 2/3 मामले। उसके बाद क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 9 से 11 अप्रैल 2024 तक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, कभी कभी यही पूछ लेता है कि लिस्बन जो है, लिस्बन से मैच कराने के लिए पुर्तगाल की राजधानी, अब यही नहीं पता होता कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होता है ना। लिस्बन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद क्या आता है कि 2024 तक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन में यह रिपोर्ट जारी की गई। WHO ने वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। कितना, 2030 तक। अब ये जो है ध्यान रखिए, कभी कभी जैसे कि ये जो WHO ने अगर मान लीजिए 2030 तक रखा है लिमिट, तो आपको कभी कभी वहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ये जो है 2030 की बजाय क्या है 45 दे देगा, 2070 दे देगा, है ना, या 2025 दे देगा, मतलब ऐसे कुछ देगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए 2030 ही है, कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद देखिए पॉइंट ये कि हेपेटाइटिस यकृत की सूजन संबंधी कितने लोग तो ये भी नहीं पता होगा ये हेपेटाइटिस किससे संबंधित है ना। कभी कभी यही डाउट आ जाता है कि यार हेपेटाइटिस बहुत सुन रहे हैं, बी सुन रहे हैं, सी सुन रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हेपेटाइटिस है क्या चीज़, तो किससे है ये, लीवर यकृत की सूजन संबंधी स्थिति को संदर्भ समझने के लिए भी ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या आता है कि भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों और संस्थानों की QS रैंकिंग 2024, भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों संस्थानों की QS है ना, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा गया है, क्वाकरेली साइमंड्स, है ना, तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, QS है ये। उसके बाद क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट देखिए, लंदन स्थित QS, कहाँ की बात हो रही है, लंदन की, लंदन ध्यान रखिए। QS द्वारा अप्रैल 2024 में जारी विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 5 प्रमुख क्षेत्रों के 55 विषयों के लिए, कितने विषयों के लिए, 55 विषयों के लिए वैश्विक रैंकिंग प्रदान की गई है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद हालांकि उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं पूछेगा, है ना। ये पॉइंट देखिए थोड़ा सा
अगर एप्लीकेशन बेस पूछना चाहते हैं तो उस सेंस में भले पूछ सकते हैं कि बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज, अकाउंटेंसी, चिकित्सा विज्ञान, ह्यूमैनिटीज, संगीत, नर्सिंग, इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्र, कृषि एवं वानिकी, बायोलॉजिकल साइंसेज एवं विज्ञान के अन्य क्षेत्र व मनोविज्ञान आदि इनमें जो है शामिल हैं। तो ये सब थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, ये देखिए कि वर्ष 2024 की रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 1559 शिक्षण संस्थान शामिल हैं, जिनमें भारत के 69 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई। कितने बनाई है? 69वें। अगर आप भूल जाएं तो ये 59 है, ये 10 और जोड़ दे 69 आ जाएगा। सर हम 15 में जोड़ देगा, नहीं, उल्टा मत जोड़िएगा। लॉजिक भी लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिक मतलब अपने हिसाब से होना चाहिए। पता चला आप याद करके गए हैं यहाँ पर कि 10 मुझे जोड़ना है, एक बार अगर प्रैक्टिस नहीं की है ना, जाकर 15 में जोड़ के चले आएंगे, फिर हो जाएगा काम, मिलेगा ही नहीं, कुछ आंसर नहीं मिलेगा, तो उल्टा हम कुछ कर रहे हैं, है ना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। कितने? 1559 शिक्षा संस्थान शामिल, जिसमें भारत कितना है? 69। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि पिछले वर्ष इस रैंकिंग में 66 भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह मिली थी। कितने? 66। और इस बार कितने? 69। बस 3 बढ़ाए हुए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, देखिए कि भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च 20वां स्थान प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू जेएनयू, ध्यान रखिएगा। 20वां स्थान प्राप्त करने वाला जेएनयू के बारे में अब आपके दिमाग में क्या धारणा है, बात अलग है, लेकिन जो है पहला स्थान अगर देखा जाए भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च जो है 20वां स्थान पाने वाला कौन है? जेएनयू है। जेएनयू को यह रैंक विकास अध्ययन में प्रदान की गई है। किसमें? विकास अध्ययन में, ठीक है ना। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए कि चेन्नई स्थित सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज को दंत चिकित्सा अध्ययन श्रेणी में विश्व स्तर पर 24वीं रैंक प्रदान की गई है। ये कितने लोग सुने हुए होंगे, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज भी है ना। ज़्यादा लोग जानते ही नहीं हैं, सबको बस अपना अपना ध्यान रखना है ना, मतलब याद नहीं रहता है सब चीज़ें, तो ध्यान रखिए 24वें रैंक पर ये है। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, ये देखिए कि व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन में आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम तो फेमस है ही, है ना, को शीर्ष 25 संस्थानों में जहां स्थान प्राप्त हो, वहीं आईआईएम बंगलोर, अच्छा वो भी चर्चा में, ध्यान रखिएगा। एक आईआईएम अहमदाबाद और एक आईआईएम बंगलोर, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। और आईआईएम कलकत्ता शीर्ष 50 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने में सफल रहे हैं। बस वैसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, रैंकिंग में शामिल 3 शीर्ष, अच्छा देखिए आईआईटी भी है, शीर्ष भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास, है ना। इनकी रैंकिंग देख लीजिए 45, 45 और 77। उसके बाद 3 शीर्ष भारतीय प्रबंधन संस्थान है। कौन कौन से? आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बंगलोर और आईआईएम कलकत्ता, ये भी ध्यान रखिएगा। रैंक क्या क्या है? 22 और 32 और 50। उसके बाद क्या है, ये देखिए कि ये वाला पॉइंट, 3 शीर्ष आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज संस्थान है। कौन कौन से? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और आईआईटी बॉम्बे, है ना। ये थोड़ा सा ये भी रैंक वैसे नॉर्मल, ये सब तो आएगा नहीं, लेकिन बस वैसे पता रहना चाहिए उतना। 3 शीर्ष लाइफ साइंस और मेडिसिन संस्थान कौन कौन से? एम्स दिल्ली, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद ये सब आप रैंकिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट कि अकादमिक शोध की दृष्टि से भारत को विश्व का चौथा बड़ा देश यूएस की इस रैंकिंग में दर्शाया गया है। 2017 से 22 के दौरान भारत में होने वाले शोध कार्यों में 54% की वृद्धि दर्ज की गई। कितना? 54% की, ठीक है। बस वैसे नॉर्मली ध्यान रखिएगा। ये सब तो अगर 54% अगर इस सब आपको देखना है तो ये सब मेंस में ही यूज होगा, ऐसा नहीं कि आप जो है कहीं भी यूज करते, मतलब प्रीलिम्स में आएगा, ये सब नहीं आएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का टाइम क्या हुआ? अभी 18 मिनट हुए, चलिए चलने देते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 विश्व प्रेस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, कभी कभी रैंकिंग में जो है रैंक देखो सब कन्फ्यूजन हो ही जाता है, बस याद किस तरह से आपको याद रखना है इसको। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। अब क्या है, फ्रांस के गैर सरकारी संगठन कौन? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, है ना, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व के देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? ये ध्यान रखें, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ये जारी करता है, ठीक है ना।
और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 रिपोर्ट 3 मई 2024 को जारी की गई है। अब ये डेट कभी कभी आ जाता है तो आपको ध्यान रखना, अगर 3 मई याद रखें, 3 मई 2024 को जारी की गई, नॉर्मली वैसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट क्या है कि 180 देशों के लिए, ये देखिए कि 180 देश हैं ना, है ना, 180 देश शामिल किए गए। 180 देशों के लिए आकलित इस सूचकांक रिपोर्ट में भारत का 159वां स्थान है। याद रखिएगा कितना, 159वां स्थान है भारत के लिए। यह सूचकांक 31.28 आंकड़े जो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत में अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ठीक बात है, तो गंभीर स्थिति भाई है ही। कितना, 159वां, ई ध्यान रखिएगा, 159वां स्थान, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि इस मामले में भारत ने 2 स्थानों का सुधार किया। पिछले वर्ष 180 देशों की इस रैंकिंग सूची में भारत का स्थान कितना था, 161वां था, जो इस वर्ष कितना हो गया, 159वां, है ना, कितना हो गया, 159वां। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, बस रैंकिंग ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये पूछ लिया, उससे पूर्व 2022 में भारत का स्थान 180 देशों में कितना था, 150वां, और 2021 में कितना था, 142वां। इसका मतलब इंपॉर्टेंट है कि मतलब 121 तक दिया गया है, 121 तक भी आप ध्यान रखिए। कभी कभी होता है कि कमीशन जो है मोड में आ जाता है तो पूछ लेता है कि मतलब चलो ठीक है 2023 की 24 की बात हो रही है तो हम जो है 2021 का पूछ लेंगे, है ना, तो ध्यान रखिएगा कितना, 150वां, और 2021 कितना था, 142वां था। तो ये भी थोड़ा सा जो ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, भारत के पड़ोसी देशों में केवल नेपाल के लिए ही सूचकांक स्कोर 40 से अधिक है। भारत के पड़ोसी देशों में केवल नेपाल के लिए ही सूचकांक स्कोर 40 से अधिक है तथा शेष सभी पड़ोसी देशों में यह सूचकांक स्कोर 40 से कम है, जो प्रेस की अति गंभीर स्थिति का प्रतीक है। ये तो बात है ही भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद ये देखिए, आइए कुछ पड़ोसी देशों के भी रैंकिंग है, पड़ोसी देशों का रैंकिंग आप ध्यान रखिएगा, मन करे तो, है ना, कि क्या पता क्वेश्चन बन ही जाए। बाकी ये पॉइंट देखिए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में सबसे खराब स्थिति वाले 3 देश कौन कौन से, अफगानिस्तान, सीरिया व इरिट्रिया। अफगानिस्तान, सीरिया व इरिट्रिया हैं। 180वां स्थान है ना, ये सब मतलब कि लास्ट में है। तो अब यहाँ पे क्या स्थिति रहती होगी तो वही जानते होंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान नॉर्वे का है, वहीं सबसे निम्नतम 180वां स्थान किसका है, एरिट्रिया का है। तो आपको अगर लगे तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि सबसे नीचे से कौन कौन है, तो सबसे नीचे से कौन कौन है ये सब ध्यान रखिएगा। ये तो अब ऊपर वाले हैं, बाकी ये देखिए नीचे वाले कौन कौन हैं, ठीक है ना, 80, 180, 179, 178, 177, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए कि भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या क्या है। भारत के पड़ोसी देशों जैसे आप देख लीजिए, नेपाल कितना 74, भूटान कितना 147, और श्रीलंका कितना 150, पाकिस्तान कितना 152, और भारत कितना 159, बांग्लादेश का 165, म्यांमार का 171, चीन का 172, अफगानिस्तान का 178। बस वैसे जो है थोड़ा सा देखे रहेंगे तो वहाँ पे हल्का कुछ भी दिमाग में रहेगा तो काम कर जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। उसके बाद देख लीजिए कि किसी देश के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है ना, 0 से 100 के बीच, तो वही सूचकांक 85 से अधिक होना प्रेस की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। 0 से 100 जो कि अगर 85 से अधिक है तो इसका मतलब जो है कि स्थिति सही है। उसके बाद पॉइंट क्या आता है, ये देखिए कि 70-85 के बीच सूचकांक प्रेस की संतोषजनक स्थिति तथा 55 से 70 के बीच सूचकांक प्रेस की समस्यात्मक स्थिति को 40 से 50, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मुश्किल स्थिति दर्शाता है। मतलब क्या, मतलब सूचकांक का मान अगर 40 से कम है तो प्रेस की अति गंभीर स्थिति को बताता है। ध्यान रखिएगा, प्रेस की गंभीर स्थिति है ये कि अगर 40 से कम है, कभी कभी ये दे देगा, है ना, क्योंकि गंभीर स्थिति वाला मैटर करता है ना। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए कि विश्व प्रेस सूचकांक रिपोर्ट 2024 में आकलित 180 देशों में 36 देशों में प्रेस की स्थिति अति गंभीर है। कितने, 36 देशों में, 180 में से 36 देशों में, मतलब कि 40 से नीचे हैं, कहने मतलब ये है। और 49 देशों में यह मुश्किल है, 50 देशों में समस्यात्मक है, 37 देशों में संतोषजनक तथा 8 देशों के लिए यह अच्छी है। बस वैसे जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, विश्व सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट। विश्व सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट। अब सेना पर कितना खर्च हो रहा है, ये सिप्री की रिपोर्ट क्या कह रही है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना। चलिए इनके रिपोर्ट की स्थिति क्या है, टाइम क्या हुआ,
24 मिनट 25 मिनट होने वाला है ना। चलिए 2-3 और कवर कर लेते हैं। स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री कोई नाम नहीं था, सिप्री शॉर्टकट है, ध्यान रखिएगा कि मार्च 2024 में जारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को ही विगत 5 वर्षों 2019-2023 के दौरान विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र बताया गया है तथा इस मामले में दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः किसका है? सऊदी अरब और कतर का है। किसका? सऊदी अरब और कतर का है। ध्यान रखिए ये चीज़, किसका है? सऊदी अरब और कतर का है। रिपोर्ट किसने जारी किया है? सिप्री ने जारी की है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद क्या पॉइंट है ये देखिए कि इसी परिप्रेक्ष्य में विश्व के विभिन्न देशों द्वारा किए जाने वाले सैन्य खर्च के संबंध में एक अन्य रिपोर्ट सिप्री द्वारा 22 अप्रैल 2024 को जारी की गई। ठीक है, ये तो मान लीजिए कि बस ये ध्यान रखिए किससे रिलेटेड है? सैन्य खर्च से रिलेटेड है पहली चीज़, और जारी कौन कर रहा है? सिप्री जारी कर रहा है ना। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है कि ये देखिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार सेना व हथियार पर सर्वाधिक खर्च करने वाले पहले 3 देश क्रमशः कौन कौन है? अमेरिका, चीन, रूस। ये याद रखिएगा 3 शीर्ष कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन, रूस। तब भारत व सऊदी अरब का इस मामले में क्रमशः जो है 4था व 5वां स्थान है ना। भारत और सऊदी अरब, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ स्थिति नहीं है, सब सही है, कहने मतलब ये है। उसके बाद क्या पॉइंट है? उसके बाद पॉइंट देखिए ये कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का कुल सैन्य खर्च 83.6 अरब डॉलर रहा। कितना रहा? 83.6 अरब डॉलर रहा, जो पूर्व वर्ष 2022 की तुलना में 4.2% अधिक है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आंकड़े हैं, ये तो इसको तो वैसे मन कर याद रखिए, मन करे ना याद रखिए। बाकी ये सैन्य खर्च के मामले में ये देखिए कुछ आंकड़े हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ये सब आएंगे नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा पूछेगा कि ये डॉलर कितना। अब ये पूछे इसका मतलब समझ लीजिए फिर तो बहुत गहराई वाला क्वेश्चन, मतलब कि डीप है, मतलब आपको रटना पड़ेगा फिर सब चीज़ें, है ना। फिर गलत भी होने की संभावना बढ़ जाती है, सही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में पहले 5 देशों अमेरिका, चीन, रूस, भारत व सऊदी अरब का 2023 में कुल सैन्य खर्च संदर्भित वर्ष में वैश्विक सैन्य खर्च का 61% था। कितना था? 61%, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है कि सिप्री की इस रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष 2023 में विश्व के कुल सैन्य खर्च में लगातार 9वें वर्ष वृद्धि 2023 में हुई तथा संदर्भित वर्ष 2023 में यह कुल खर्च 2443 अरब डॉलर रहा। यह पूर्व वर्ष 2022 की तुलना में 6.8% अधिक था। कुल सैन्य खर्च में यह वृद्धि 2009 के पश्चात सर्वोच्च थी। बस वैसे नॉर्मल ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद देखिए ये कि 2023 में विश्व में कुल सैन्य खर्च संदर्भित वर्ष में कुल वैश्विक जीडीपी का 2.3% इस रिपोर्ट बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व में प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च 306 डॉलर था, जो 1990 के पश्चात सर्वोच्च। ठीक है, बस आज के लिए इतना रखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमको लगता है। उसके बाद जो है क्या बचा हुआ है, थोड़ा मोड़ा और बचा हुआ है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, सौर गठबंधन है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा देख लेंगे और थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।